नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर। और आज बड़े दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ तो मुझे वही एहसास हो रहा है जैसे एक लंबी छुट्टी के बाद वापस से ऑफिस आना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ी उथल-पुथल मची हुई है और अगर आप लंबे समय से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो सामने बने हुए मैप को भी आप समझ पा रहे होंगे। आप ये समझ पा रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट एशिया का मैप है जिसे हम वेस्ट एशिया के नाम से भी जानते हैं। और अभी देशों के नाम तो आप लगातार चर्चा में सुन रहे होंगे। अभी मुद्दा चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। तो जैसे हम जानते हैं कि शनिवार 13 अप्रैल को अभी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन का हमला किया और हमले के बाद हालात और बिगड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे दोनों देशों की दुश्मनी करीब 50 इयर्स पुरानी है। तो दुश्मनी की कहानी सुनने से पहले अभी थोड़ा सा प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री देशों में ईरान 14वें यानी 14th नंबर पे आता है और इजराइल 17th नंबर पे आता है। दोनों ही देशों के बीच में लंबे समय से चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसे मैंने अभी बताया कि बीते दिन यानी कि शनिवार को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद से हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की गई है और निंदा करते हुए एक्स पर उनके द्वारा लिखा गया है कि मैं ईरान की ओर से इजराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं दोनों देशों से दुश्मनी को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। न तो यह क्षेत्र और न ही दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकती है। और बिल्कुल सही बात यह है क्योंकि युद्ध में किसी का भी भला नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें इजराइल की तो इजराइल ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। अब सभी देशों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब फिलिस्तीनियों ने ईरान हमले की सराहना की है तो वहीं दूसरी तरफ यूके, कनाडा, इन लोगों ने इजराइल के सपोर्ट में अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। और इन दोनों देशों के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के अगर भारत की बात करें तो भारत की ओर से एक एडवाइजरी जारी करके वहां रहने वाले अपने नागरिकों से शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है। और ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी हैं। तो ये तो सावधानियां बरती गई हैं देशों के द्वारा। पर कितनी भी सावधानियां बरती गई अभी का जो माहौल है वो अस्थिर सा हो गया है इस पूरे एरिया में। तो आज ईरान और इजराइल के रिश्ते जिस मोड़ पर खड़े हैं वो आज की ही बात तो होगी नहीं, ज़रूर उसके पीछे एक लंबा इतिहास होगा। तो आज की तो बात हमने कर ली, पर इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है आइए अब उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल 1979 में जब ईरानी क्रांति हुई थी तब ईरान में अमेरिका से जुड़े पहलवी राजवंश को जड़ से खत्म कर दिया गया और ईरान में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की धार्मिक सत्ता आ गई थी। या और साधारण शब्दों में कहें तो पहलवी राजवंश जो अमेरिकी प्रभाव में ज़्यादा थे उनकी सत्ता समाप्त कर दी गई और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की धार्मिक सत्ता आ गई। और इस धार्मिक व्यवस्था के आने के बाद खुमैनी ने अमेरिका को बड़े शैतान का नाम दे दिया। तभी से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई और उसके बाद ही ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। उस समय इजराइल की तरफ से ईरान के आखिरी सम्राट मोहम्मद रजा पहलवी का समर्थन करना भी खुमैनी को पसंद नहीं था। और साथ ही उस समय अमेरिका और इजराइल के संबंध अच्छे थे। ऐसे में खुमैनी ने इजराइल को छोटे शैतान का नाम दे दिया। यही नहीं, खुमैनी ने ईरान की राजधानी तेहरान और तेल अवीव के बीच की तकरार के बीच में ये आरोप लगाया कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की है। और 1980 के बाद ईरान की राजधानी और इजराइल के तेल अवीव दोनों के बीच हमले हुए लेकिन किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। दोनों शहरों के बीच सालों तक चले इस संघर्ष को शैडो वॉर का नाम दिया गया। और इस शैडो वॉर यानी कि छाया युद्ध में दो इलाके मुख्य रूप से सामने आए। इसमें लेबनान, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, लेबनान और सीरिया के कुछ इलाके शामिल थे।
ईरान ने हिजबुल्लाह का खूब समर्थन किया। हिजबुल्लाह वही समूह है जो लेबनान से इजराइल को निशाना जिसने अभी बनाया था। इस तरीके से इनकी आपसी लड़ाइयाँ चलती रही और कहा जाता है कि इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद के एक इलाके पर कब्जा जमा लिया था और इस इलाके का नाम गोलन हाइट्स है। यहाँ पर है गोलन हाइट्स। और तेल अवीव आज भी इस जगह से सीरिया और लेबनान पर इजराइल हमले करता है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एकाएक हमले किए। इस हमले में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और तब 1200 लगभग 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 200 के आसपास लोगों को अगवा कर लिया गया था। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास की तरफ से किए गए हमले के बाद ईरान ने अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सामने आई कि इजराइल के शहरों पर हमले के लिए ईरान ने हमास के गुर्गों की सहायता की थी। और इस हमले के जवाब में तेल अवीव ने भी लगातार हमले शुरू किए। तेल अवीव ने गजा पट्टी पर हर तरफ से हमले किए। ये अभी सुर्खियों में छाया हुआ था कुछ समय पहले। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो पे ज़रूर विजिट करिएगा। ज़्यादा डिटेल उसके बारे में अभी मैं नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी इस महीने यानी अप्रैल 2024 की शुरुआत में ही संदिग्ध विमानों की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले किए गए। और युद्धक विमानों की तरफ से सीरिया में ईरान के दूतावास पर बमबारी के बाद ईरान की राजधानी ने कहा कि इस हमले में कुल 7 सैन्य सलाहकारों की मौत हो गई है। तो वहीं सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि सीरिया के दमिश्क में हुए हमले में ईरानी दूतावास की इमारत पर बमबारी कर कई बेगुनाह मासूमों की जान ले ली गई। हम इस नृशंस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा था कि जवाबी कार्यवाही की जाएगी। और फिर इसके बाद ईरान की ओर से सीरिया में अपने 7 सुरक्षा अधिकारियों की हत्या का बदला लेने के लिए शनिवार को इजराइल की ओर दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने के बाद रविवार तड़के यरूशलेम में धमाके और हवाई हमले के सायरन बजने लगे। और साथ ही में ये भी बता दें कि ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से चली आ रही ईरान इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी के बाद इजराइल पर ईरान का ये पहला सीधा सैन्य हमला है। तरीके से हमने देखा कि ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति की वजह से मिडिल ईस्ट में कई घटनाओं की एक श्रृंखला भी शुरू हो गई और इससे न सिर्फ ईरान को पहलवी राजशाही से छुटकारा मिला बल्कि इससे कई क्षेत्रीय संघर्षों का भी जन्म हुआ। इसकी शुरुआत इराक ने ईरान पर हमले से की थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। वहां शिया सुन्नी विवाद गहरा गया। इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। ईरान पर इराकी हमले से इस्लामिक विद्रोह और मजबूत हो उठा और वह ईरान की सीमाओं के बाहर फैल गया। इससे इस्लामी गणतंत्र का प्रभाव दूर दूर तक पहुंच गया और पड़ोसी देश लेबनान में ईरान द्वारा हिजबुल्लाह के निर्माण और समर्थन ने लेबनानी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और इजराइल की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। इस तरह ईरान ने निस्संदेह क्षेत्रीय प्रभाव और ताकत हासिल कर ली और इस्लामिक क्रांति की वजह से एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हुआ और इस भू राजनीतिक बदलाव के रिजल्ट के रूप में हम आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है और उम्मीद है कि ये युद्ध की तरफ स्थिति न जाए क्योंकि जैसा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि अभी हम एक और विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं और अमेरिका का भी ऐसा ही मानना है। तभी इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के विकल्प पर अमेरिका की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई है। तो ये तो रही देशों की बातें, पर एक व्यक्ति होने के नाते हम क्या चाहते हैं, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज़ अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और चलते चलते आज का सवाल कि ईरान की वह क्रांति कब हुई थी जिसके ज़रिए पश्चिमी देशों के प्रभाव वाली शाह पहलवी की सत्ता को अपदस्थ करके ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और खुमैनी को ईरान का प्रमुख बना दिया गया। और चलते चलते एक और बात शेयर करते चलती हूँ कि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि आपके लाइक्स इतने कम आ रहे हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग
ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कम से कम जितने लोग देखें उतने लाइक्स तो इस वीडियो पे आ जाएं, ताकि मुझे ये मैसेज मिल जाए कि मेरा सोचना गलत है और मुझे ऐसे टॉपिक्स पे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरी इंडियन रिवर सिस्टम सीरीज़ भी इनकम्प्लीट है, उसमें अभी पेनिनसुलर रिवर्स बचे हुए हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो मेरा उन्हीं रिवर्स पर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।